सुप्रभात बच्चों। हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखा कि किस तरह प्रेमचंद जी फटे जूतों में ही फ़ोटो खिंचवाने के लिए चले जाते हैं और जो फोटोग्राफर होता है वो कहता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी या ऐसे क्या कारण था जिसके कारण तुमने ये भी नहीं देखा कि तुम्हारे पैरों में जो जूते हैं वो फटे हुए हैं। क्या कारण रहा कि जो तुम इतनी जल्दी में फ़ोटो खिंचवाने आ गए, जिसमें यह फटे जूतों में तुम्हारी उंगलियां भी बाहर आ रही है बिना कोई परवाह किए कि दूसरे लोग जब तुम्हें देखेंगे इन फटे जूतों में तो तुम्हारे क्या क्या बातें करेंगे, तुम पर क्या क्या व्यंग करेंगे। तो फिर अब हम पढ़ते हैं कि वो फोटोग्राफर कैसे प्रेमचंद जी को क्या क्या कहता है। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूते ना हो। मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पढ़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगे की कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचाते हैं जिससे लोगों फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खूब खुशबू देती है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस जमाने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के बारे में मारे हुए थे। यह विडम्बना मुझे इतनी तीव्र से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, उंगली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा जमीन से दिखता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। मगर पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाट से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाऊंगी, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारा ये मुस्कान मेरे हौसले परस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? क्या होरी का गोदाम हो गया? क्या फूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया? कोई डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। वही मुस्कान मालूम होती है। तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया है। यह है मेरी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था।
उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आव जात पहने घिस गई, बिसर गयो हरि राम। और ऐसे बुलावा देने वालों के लिए कहाँ था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको कर्मों परे सलाम। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज जो परत बर परत सर्दियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पे खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। तुम उसे बचाकर उसके बगल में भी तो निकल सकते हो। टीले से समझौता भी तो हो सकता था। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदल कर घूम कर तो चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी। नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारे ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिसे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या इसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ दिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ, ये व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवे घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकाल आई है, पर पाँव बच गया और मैं चलता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हें फटे जूते की बात समझाता हूँ, उंगली का इशारा समझाता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखा आपने किस तरह एक फोटोग्राफर और प्रेमचंद दोनों ने जूतों पे किस तरह अपने आप का व्यंग के रूप में प्रस्तुत किया है कि ज़रूर कोई कारण ही होगा जिसके कारण तुम ये फटा जूता पहनते हो। क्योंकि अगर रास्ते में कोई अड़चन आ जाती है, या फिर जिस तरह उन्होंने उदाहरण देकर बोला कि जो नदी होती है वो पहाड़ों को काट कर निकलती है या फिर अपना रास्ता ही बदल देती है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम समझौता नहीं करना चाहते थे। तुमने तो चाहे जूते फट गए हो, तला घिस गया हो, लेकिन तुमने रास्ते को नहीं बदला, उसको नहीं बदला। कि तुमने समझौता नहीं किया, अपनी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया। ये एक और उनके द्वारा जो भी ये सारी बातें की जा रही थी, वो क्या थी? एक उनके लिए व्यंग मुस्कान थी। ठीक है बच्चों, तो कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू।